हाय एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। बेटा मैं सुनील सर आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड हैपनिंग, महत्वपूर्ण तारीख और उस दिन घटने वाली घटनाएं या वट एवर हैपन। जरा ध्यान दें, सितंबर में सितंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10th, 11th, 12th, 14, 16, 17, 21st एंड 27 सितंबर, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान देना है। 1 सितंबर 1939, as Germany attacked on Poland, it is considered beginning of Second World War। बेटा 1 सितंबर को 1939 में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ माना जाता है। एज जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड, क्लियर? रिमेंबर 1 सितंबर 1956, LIC of India founded as headquarter at Mumbai। भारत की जो सबसे बड़ी जीवन बीमा करने वाली कंपनी है जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, जीवन बीमा कंपनी है। एंड रिमेंबर, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 70% मार्केट को कवर करती है लाइफ इंश्योरेंस। और रिमेंबर, इसका हेडक्वार्टर शुरू से लेकर अब तक मुंबई ही रहा है। ये भारत सरकार का कंपनी है और IDBI बैंक में इसने शेयर भी खरीदे हैं। यूं समझिए मालिकाना हक लगभग इसके पास ही है। दूसरी बात, 1 सितंबर 1961, फाउंडेशन ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो NCERT की किताबें हम और आप पढ़ते हैं, ये NCERT एक संस्था के रूप में 1961 को एस्टैब्लिश्ड हुई एज ए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। और NCERT बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जहां PhD कोर्स अवेलेबल होंगे, सीट लिमिट होगा। और NCERT जो है सस्ती किताब छापने के ख्याल से, ऑथेंटिक किताब छापने के ख्याल से इसकी स्थापना की गई। तो याद रहे, 1 सितंबर LIC फाउंडेशन डे भी है, 1 सितंबर NCERT फाउंडेशन डे भी है और 1 सितंबर बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी है। मालूम है आपको? अब आइए 1 सितंबर 1986, 1 सितंबर 1986, एट मुंबई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established an non-banking financial institution that is called CAPART, CAPART. In the general way, common immunities, popular program of rural agriculture and rural technology. इसके अब नए नाम भी आ गए हैं। तो रिमेंबर, कपार्ट एक मुद्रा बैंक की तरह, नबार्ड बैंक की तरह एक रीफाइनेंस एजेंसी, नोडल एजेंसी, यू कैन कंसीडर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इसकी स्थापना मुंबई में हुई, जिसका खास मकसद नबार्ड की तरह है। मकसद क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर उसी से रिलेट करता है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन दोनों के ख्याल से उसमें कुछ नवाचार जो होता है, इनोवेशनल प्रोग्रामिंग होती है, जो लोग कुछ नई चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो इनोवेशनल है, जिसे आजकल एक नया नाम मिलता है स्टार्टअप, उसके लिए लोन देती है, फिनेंशियल असिस्ट करती है, वित्तीय प्रबंधन करती है। ये ध्यान में रखना है। तो कपार्ट फाउंडेशन डे भी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगले कड़ी में आ जाइए। तो 1 सितंबर से लेकर 14 ऑफ सितंबर, 1 से लेकर 14 सितंबर भारत में हम भारत वाले सेलिब्रेट करते हैं हिंदी भाषा पखवाड़ा, यानी 15 दिन के
समय को हम पखवाड़ा कहते हैं, इसे इंग्लिश में फोर्टनाइट कहते हैं। इंग्लैंड में पहले जो दूर दराज क्षेत्रों में किले हुआ करते थे, फोर्ट्रेस हुआ करते थे, वहां पर एक बटालियन आर्मी को किले की रक्षा और अन्य कार्यों के लिए 15 दिन के लिए भेजा जाता था, और 15 दिन पर वो बटालियन वापस आती तो दूसरी बटालियन उसको रिप्लेस करती थी। तो 15 दिन को फोर्ट नाइट, फोर्ट में बिताया गया नाइट 15 दिन का होता, तो फोर्ट नाइट किले में रात्रि, ये 15 दिन को अब फोर्ट नाइट कहते हैं। पाक्षिक जिसे हम लोग कहते हैं, पखवाड़ा कहते हैं। तो याद रहे, हम भारत सरकार, हम भारतीय मनाते हैं क्या, 1 से 14, ठीक है क्या, हिंदी भाषा पखवाड़ा या राजभाषा पखवाड़ा, ठीक है। अब 14 क्या है वो आगे बताएंगे, अब ध्यान से सुनिए। 2 सितंबर, 2 सितंबर को दुनिया सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। तो आज विश्व नारियल दिवस है। 1969 से मनाया जा रहा है। एशिया के देशों ने इसकी शुरुआत की। दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, ठीक है। एंड रिमेंबर, भारत में केरल सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करता है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। ऐसा कोई भी फल या फल का अपने पेड़ जिसमें वर्ष भर फल लगे रहते हैं, फल आते जाते रहते हैं, मतलब कि पकता है, टूटता है, नए फल आते, कंटिन्यूस पेड़ में फल लगे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, श्रीफल। जनरली नारियल है, खजूर है, पाम है, ये सब श्रीफल में काउंट होता है, ठीक है ना। अब आइए, तो नारियल के ऊपर बात हो गई, ध्यान देना है जो मैं अब बात कह रहा हूं। जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पर 1 तारीख को आक्रमण किया और 2 सितंबर 1939 को डिक्लेयर करता है कि माय नेक्स्ट टारगेट इज बेल्जियम। अभी जर्मनी नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा था, पोलैंड। तो फ्रांस को और ब्रिटेन को यह लगा कि चलो रशिया की ओर मूव करेगा, कम्युनिस्ट इसका दुश्मन है। तो जर्मनी के साथ अपीजमेंट पॉलिसी, तुष्टीकरण की नीति, ये फ्रांस और ब्रिटेन अपना रहे थे। लेकिन 2 तारीख को हिटलर कहता है माय नेक्स्ट टारगेट इज बेल्जियम, मेरा अगला जो टारगेट है बेल्जियम है। और उस टाइम में बेल्जियम एक संरक्षित राज्य था ब्रिटेन का, और भी बहुत सारी बातें थी। तो ब्रिटेन ने 2 तारीख को डिक्लेयर किया क्या, तो याद रखिए उस टाइम में ब्रिटेन में जो है विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, और विंस्टन चर्चिल ने डिक्लेयर किया 2 सितंबर 1939 को कि ब्रिटिश हुकूमत अपने सारे साम्राज्यों के साथ जर्मनी के खिलाफ बेल्जियम के फेवर में युद्ध की घोषणा करता है। यह डिक्लेयर किया, घोषणा की, और यह भी साथ में जोड़ा ब्रिटिश एम्पायर के तमाम सरकारें इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ। अब जरा भारत का हिसाब देखिए। 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत 1937 में टोटल 11 प्रोविंसेस में विधानसभा के इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में 7 स्टेट में कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, यानी 2/3 बहुमत से गवर्नमेंट बनाई, और उसकी सरकार चल रही थी। उस टाइम में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और 2 राज्यों में कोalition गवर्नमेंट के साथ सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने, 2 राज्यों में अन्य पार्टियों ने सरकार बनाई, अभी मैं डिटेल नहीं करूंगा। तो गांधी जी ने कहा कि अरे ये तो कमाल कर दिया, चर्चिल ने जो डिक्लेयर किया है उसका मतलब ये है उसके साम्राज्य की तमाम सरकारें जर्मनी के खिलाफ युद्ध करेगी, इंग्लैंड के साथ है, तो हम भी तो स्टेट में गवर्नमेंट में है, तो ऑलरेडी वी आर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एज ए गवर्नमेंट, पर हमें क्या लेना इस युद्ध से। तो गांधी जी ने कहा वैसे भी तुम लोग भ्रष्ट हो चुके हो, और सिर्फ इसी में लगे रहोगे तो देश की आजादी नहीं होगी, अच्छा समय है रिजाइन दो। तो याद रहे, 7 कांग्रेसी सरकारों ने और कोalition में 2 सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, यानी सभी कैबिनेट्स ने कलेक्टिवली रिजाइन दे दिया, और इसे ही शुरुआत मानी जाती है भारत में इसी 2 सितंबर 1939 को, क्या, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें गांधी जी ने कहा गांव जाइए, रचनात्मक क्रिएटिव वर्क करिए और जनता को ये बताइए
कि जब तक दिल्ली तक हुकूमत नहीं होगी कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार हमें काम नहीं करने देती। और कहा सभी लोग खुद अपना नेतृत्व भी करेंगे, क्रिएशन भी करेंगे, क्रिएटिव वर्क करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे। और हाँ, दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया गया। भारतीय इतिहास में 3 बार दिल्ली चलो का नारा दिया गया। द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेरठ 10th of May 1857, मेरठ के क्रांतिकारियों ने। दूसरा टाइम ये, और तीसरा नेताजी फ्रॉम बर्मा, दिल्ली चलो। तो 3 बार दिए गए। सवाल यूपीएससी में आते हैं, बहुत सारे लोगों को 2 ही बार पता है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिल्ली चलो का जो स्लोगन था ये नहीं पता है सबको। 3 बार यूपीएससी पूछ चुकी है। अब ध्यान दें, तो 2 सितंबर को भारत में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी आरंभ हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ गए? अब जरी मेरी बात को समझिए। इससे मुस्लिम लीग को कई राज्यों में सरकार बनाने में मौका मिला। मुस्लिम लोग खुश हुई कि चलो कांग्रेस से मुक्ति मिली। इस ख्याल से मुस्लिम लीग पार्टी ने इसी 2 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, डेलिवरेंस डे, छुटकारा दिवस मनाया। यह हॉट क्वेश्चन होता है। क्लियर? 2 तारीख का समझ में आ गई। अब बात करते हैं 3rd of September। याद रखिए 3 सितंबर 1945 और 3 सितंबर 1939 दोनों इंपॉर्टेंट। तो 3rd of September 1939 पे बात करें। 1 को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। 2 को डिक्लेयर किया माय नेक्स्ट टारगेट इज बेल्जियम। तो ब्रिटेन ने कहा कि मैं जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूं। तो भारत में यह प्रतिक्रिया हुई। एंड 3rd of September को ब्रिटेन की एयर फोर्स ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। तो विधिवत रूप से 2 तरफा युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसलिए विधिवत रूप से युद्ध का प्रारंभ क्या हुआ, 3rd of September 1939, 2 तरफा। तो बेल्जियम के सपोर्ट्स में ब्रिटेन उतर आई। समझ में आ गई बात? अब देखिए, हम लेके चलते हैं 3 सितंबर 1945 को क्या हुआ, लेकिन उसके पृष्ठभूमि में अब ये समझिए। एज यू नो दैट 6th of August and 9th of August, Hiroshima, Nagasaki disasters, atom bomb dropped by America in Japan's this town. Clear? Finally, 15th of August 1945, Japan surrendered in front of USA army, but not formally, not paper wise. शर्तें नहीं बनी थी। तो याद रखिए 3rd September 1945 फॉर्मली, ठीक है ना, टेक्निकली जापान साइन ऑन दिस सरेंडरिंग पेपर एंड इट वाज द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो शुरुआत भी एक्चुअल कब हुई और अंत भी कब हुआ, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आइए। 3rd सितंबर क्लियर। 4th of September याद करिए, 4 सितंबर गिद्ध जागरूकता दिवस दुनिया मनाती है, लेकिन ये भारत में खास करके मनाई जाती है। तो दुनिया छोड़ दीजिए, नेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 4th of September। वाई? तो ध्यान से सुनिए, इस साल 2021 में 4 सितंबर से ही गिद्धों की गणना, काउंटिंग ऑफ वल्चर्स शुरू होने जा रहा है। रिमेंबर, हमारे एक धर्म के लोग हैं पारसी, जिन्हें हम जोरास्ट्रियन, जिनके प्रबुद्ध देवता जरथुष्ट्र हुए, तो बहुत बड़े फिलोसफर थे। और पारसियों का डिटेल अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम शुरू होंगे तो फिर समझ रहे हैं ना आप। तो पारसी धर्म डबल फ्यूनरल, दोहरी शवाधान विधि में विश्वास करती है, और इसके तहत मृत शरीर को वो एक साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस, एक मीनार बनाती है, जिसके छत पर जाके डेड बॉडी को छोड़ देती है, ताकि चील कौवे गिद्ध खा सके। यानी मनुष्य का शरीर भी मरने के बाद भी किसी के काम आए, ये कॉन्सेप्ट है। तो इस आधार पर ये बात करते हैं। तो ये 15 दिन 20 दिन जो भी अपना एक फ्यूनरल का तरीका छोड़ देते हैं, फिर जाके जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी भारी हड्डियां बची होती हैं वो ले आते हैं और उसे अग्नि में फिर संस्कार कर देते हैं। 2 लेवल पे काम करते हैं, पक्षियों को खिलाया और इधर फिर अग्नि में संस्कार।
इसे कहते हैं दोहरी समाधान विधि, जो पारसियों का है। अब गिद्ध नहीं होंगे तो इनकी जो शवाधान की विधि है, जो फ्यूनरल्स है, कैसे पूरा होगा? तो ध्यान दें, गिद्ध क्यों नहीं होंगे? तो गिद्ध भारत में कम होते जा रहे हैं। रीजन, जो हम मवेशी पालते हैं उसके लिए जो पेन किलर मेडिसिन बनते हैं, उसमें डाइक्लोफेनॉइल नाम का केमिकल्स डाला जाता है, जो एक सेचुरेशनल मेडिसिन होती है। वो शरीर में जाने के बाद शरीर में एक जगह बना लेती है, सेचुरेट हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, जल्दी मिटती नहीं और टॉक्सिक है। तो जब मवेशी के शरीर में ये मेडिसिन दिया जाता है, एंटी पेन मेडिसिन या पेन किलर्स, तो ये सेचुरेट होता है मवेशियों में। जब ये मवेशी मर जाते हैं तो हम इन ढोर को, मरे हुए जानवरों को गांव के बाहर कहीं भी फेंक देते हैं, जिसे गिद्ध चिल खाता है, और ये फिर उसके मांस के जरिए वो गिद्ध के शरीर में सेचुरेट हो जाता है डाइक्लोफिनॉइल केमिकल। अब ये डाइक्लोफिनॉइल जो है गिद्ध के शरीर में जाकर के क्या करता है? फेफड़े बर्बाद करता है, लीवर डैमेज करता है, पंख जल्दी उम्र से पहले झड़ जाते हैं, उम्र से पहले जनरेटिंग पावर खत्म हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, उड़ने के काबिल नहीं होता, और बहुत जल्दी गिद्ध दम तोड़ देता है। इस वजह से गिद्ध कम हो रहे हैं, और भी कई वजह है। तो गिद्धों को बनाए रखना ये एक सांस्कृतिक तौर से कहीं ना कहीं सही है। और वैसे भी हम गिद्धों को क्या कहते हैं? नेचुरल एस्केवेंजर, यानी प्रकृति का सफाई कर्मी। ठीक है, प्रकृति का सफाई कर्मी। देखिए कितनी सफाई करता है। अब ध्यान दें, तो पारसी समुदाय ने और भारत सरकार ने, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ मुंबई, ये सब मिल करके गिद्धों के प्रजनन के लिए, रीजनरेशन के लिए कुछ वल्चर ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किए। एक हरियाणा के पिंजौर में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, दूसरा वेस्ट बंगाल के, नॉर्थ वेस्ट बंगाल के राजा भक्त खवा में, और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आज 10-12 जगह गिद्ध प्रजनन केंद्र हो गए। इवन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिद्ध के लिए रेस्टोरेंट है, भोजनालय है, एक बड़ा सा कैंपस, जहां पर मरे हुए जानवरों को लाके रख दिया जाता है और गेट बंद, ताकि कुत्ते बिल्ली न जाए, चार दीवारी पर गिद्ध तो उतर के खा सकते हैं। तो ये चीज है, तो याद रखना है गिद्ध। इसलिए गिद्ध जागरूकता दिवस परसों होगी, और काउंटिंग भी इस साल गिद्धों की परसों से ही शुरू हो जाएंगी, 4 तारीख से। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी SRK का जन्मदिन होता है। ये बड़े प्यारे व्यक्तित्व के धनी, विद्वान, शिक्षक और भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बने। उनके हम जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और मैं इस बहाने 5 बातें बताऊंगा। कितने? 5। नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे, नेशनल स्टूडेंट्स डे, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल लिटरेसी डे। ये पांचों के पांचों एजुकेशन से रिलेट करता है, तो सुनिए गौर से। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, इंडिया सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ एज ए बर्थडे ऑफ दे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली सबका प्यारा, यही अर्थ होता है। ठीक है, अब आइए 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर्स डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर, जस्ट 1 मंथ लेटर। अब आइए 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप के मस्जिद वाली गली में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल पाकिर जैनुल अबैदीन अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और हमारे बहुत बड़े ज्ञानी, जिनको विद्यार्थियों से सदैव बड़ा ही लगाव रहा। राष्ट्रपति का जीवन व्यतीत करते हुए भी उन्होंने हमेशा विद्यार्थियों के पूछे हुए ईमेल पे सवाल का जवाब हमेशा देते थे वक्त निकाल कर। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों ने उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को नेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाना शुरू किया, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अब आइए
अब है 11th ऑफ नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11th नवंबर को मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। जन्म उनका जरूर मक्का में हुआ और भारत में समय के साथ रह लिया। आजादी में पूरा भाग दिया। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी किताब है। तो सबसे पहले बिहार सरकार ने उनके जन्मदिन को लेकर के बिहार में एजुकेशन डे मनाना शुरू किया। 2 साल के बाद इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट करके अब नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाई जाती है। वैसे इनका जन्म 1828 में हुआ था। ठीक है, अब बचा क्या? 8 सितंबर, 8th ऑफ सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये 5 जो है सब एजुकेशन से रिलेटेड है। शिक्षा दिवस, साक्षरता दिवस, शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस और शिक्षार्थी दिवस। ये 5 देखा आपने? कमाल की बात है ना, ध्यान में रखिएगा। तो 5 तारीख के बहाने 5 बातें बताई। 8th ऑफ सितंबर क्लियर हो गया, लिटरेसी डे। 9th ऑफ सितंबर, रिमेंबर केयरफुली, 9th ऑफ सितंबर को 2017 से उत्तराखंड की सरकार मनाना शुरू की हिमालय दिवस। सो 9th ऑफ सितंबर उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी उत्तराखंड स्टेट celebrates the Himalaya Day. What is the importance of the Himalayas in the life of Uttarakhand's people? We can understand easily. So its importance to celebrate and save this Himalayas. ठीक है, तो याद रखना है। 10th of September 2008, जेनवा शहर, स्विट्जरलैंड, धरती के 300 मीटर नीचे 27 किलोमीटर के वायर लाइक पाइप में एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को स्टक करवाया गया। सेकेंड के लाखवें भाग में यह हैपनिंग हुई। ये लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर मशीन में हुआ और इसे बिग बैंग कहा गया। लोगों ने कहा 6 महीने पहले से ये तो धरती को खत्म कर देगी, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम हिग्स बोसोन पार्टिकल्स को फाइंड कर लिए जो हमारा टारगेट था, लेकिन फाइंड करने में 4 साल लगे। 2011 में जाकर के 5 जुलाई को हमें वो पिक्चर जूम करते करते कंप्यूटर पे देखा कि हाँ, सेकेंड के लाखवें भाग में जो टकराया उससे जो बिग बैंग हुआ, चेन रिएक्शन हुआ, उसमें एक पार्टिकल्स उभरा और सेकेंड के लाखवें भाग में अदृश्य भी हो गया, इनविजिबल भी हो गया। दैट्स कॉल्ड हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, नोन एज डार्क पार्टिकल्स, नोन एज गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, जो वेट का कारण है। किसी भी चीज में जो वेट आता है, ग्रेविटी आ जाती है, तो ग्रेविटी अलग चीज है, वेट का कारण है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पे। तो वो घटना घटी, कुछ नहीं हुआ, पर चलिए सर्ड जो थी इंस्टीट्यूशन उसने किया था। 11-12 सितंबर 1893 अमेरिका का शिकागो शहर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, नरेंद्र दत्त विजिटेड देयर। जो हम भी जानते हैं शिखर झुंझुनू-पट्टी, आपको मालूम है वहां के राजा थे अजीत सिंह खेत्री के। उन्होंने कहा था यू हैव टू गो। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जो थे नरेंद्र दत्त के नाम से गए। वहां पर उनकी दोस्त शिष्या मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा कि योर नेम हैज बीन चेंज बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग ऑन, और उनका नाम रख दिया स्वामी विवेकानंद। तो एज ए स्वामी विवेकानंद ही प्रीच्ड, स्पीच्ड, डिलीवर्ड, ठीक है, एक्सप्रेशंस एंड वट एवर देयर नॉलेज ऑन शून्य, जीरो। तो जीरो पर उन्होंने स्पीच दिया, और याद रहे 1893 में दिया स्पीच ऑन जीरो। रिमेंबर, उस दिन अमेरिका में 11 सितंबर था और हम चूंकि 24 घंटे प्लस जोन में है उससे, तो हमारे यहाँ वो 12 सितंबर था। तो एक्चुअली वहां डिलीवर्ड हुआ तो 11 सितंबर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट 14 September 1949 our Constitution Assembly adopted a state language to Hindi language with Devanagari script and with English 1 2 3 number. But कहा गया
कि जब तक हम हिंदी को समृद्ध करते हैं, इनरिच करते हैं, till then in place of Hindi temporarily the English will be used as a state language. बट आज तक वही बैठ गई है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल, यानी स्टेट, यानी आधिकारिक, यानी कार्यकारिणी, यानी एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज। सो 14th of September we the Indians celebrate State Language Day, राजभाषा दिवस। Another name National State Language Day, राष्ट्रीय राजभाषा दिवस। तीसरा हिंदी भाषा दिवस ये है। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, वो अलग चीज है। अब आइए, रिमेंबर, अब है हमारे पास 16th of September and 1987 मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में ओजोन लेयर के डेप्लीटेशन पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ और देन एंड देयर ये हुआ कि हम इस तारीख को ओजोन डे के रूप में मनाएंगे ड्यू टू अवेयरनेस। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है सिंस 1987 मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट 17th of September 1950 the birth of our present prime minister Mr. नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। इनका बर्थ मायने रखता है 1950 17 सितंबर। सवाल आ चुका है, भारत का वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो आजादी के बाद जन्म लिया, तो मिस्टर मोदी। यही मोदी जी 2017 में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर जो है वडोदरा में इनॉग्रेट किए थे अपने जन्मदिन पर। पॉइंट क्लियर। 21 सितंबर 1968 21 सितंबर 1968 को इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर थी और मिस्टर काव जो थे स्पाई के तौर पे थे, काम करते थे, और उन्हीं के कहने पर भारत सरकार ने रॉ की स्थापना की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना मिस्टर काव के सहयोग से तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार इंदिरा गांधी ने की 21 सितंबर 1968 को। सो फाउंडेशन डे ऑफ रॉ, ये भारत का एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है और ये डायरेक्टली जो अकाउंटेबल है प्राइम मिनिस्टर थ्रू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके डायरेक्टर मिस्टर काव पहले थे, बाद में और भी बने। अब बात करते हैं जो 27th of September है, as you know that 27th of September, remember, ये है इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। एंड हाँ, ये संयोग है कि 27 सितंबर 2007 को रावलपिंडी पाकिस्तान में एक जुलूस के दौरान टेररिस्ट ग्रुप ने बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी, वो अलग प्रश्न है। अब फाइनली एक बात और, थर्ड थर्सडे, रिमेंबर, थर्ड थर्सडे ऑफ सितंबर, सितंबर मास के तीसरे बृहस्पतिवार को विधिवत रूप से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली की शुरुआत होती है। आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक प्रतिवर्ष जो होती है वह शुरुआत होती है थर्ड थर्सडे ऑफ सितंबर में, और इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन एक्चुअल एक्टिवेशन एक दिन बाद होता है, लेकिन शुरुआत उसी को मान ली जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स में आते हैं। सो टुडे माय फोकस्ड ऑन सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हैपनिंग। अब ये रोज भी चलेगा कि आज का क्या इंपॉर्टेंस है, और कल से मैं करंट अफेयर्स शुरू करूंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और मैं आप ही को कहूंगा, आप सबको कहूंगा कि बेटा विद्यार्थियों के हित में, आप खुद के हित में
इनको जितना लिंक कर सकें करें, और हमारे यानी हमारा आपका सबका जो यूट्यूब चैनल है सुनील सर रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर चले जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नोटिस रोज का मिले। और एक बात और बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये बहुत जरूरी है। हम पूरे एजुकेशन को फ्री करेंगे, ये मेरे सोच है, और ये काम बहुत मैं कर रहा हूं 4-5 साल से, अब ज्यादा से ज्यादा मैं करना चाहता हूं। तो प्लीज कम ऑन माई आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, गुड नाइट।